दोस्तों नमस्कार। 5 लाख करोड़ यह रकम कोई छोटी नहीं है। और यह रकम इस देश के बजट के लिहाज से या इस देश के भीतर कॉरपोरेट या सरकार की रईसी के लिहाज से बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन 5 लाख करोड़ रुपए अगर किसी एक व्यक्ति की इमेज को बनाने में खर्च हो जाएं और वह भी सिर्फ 4.5 साल में, यानी 2019 के चुनाव के बाद से इस देश के भीतर जो भी प्रोजेक्ट्स प्रचार के तहत आपने तमाम मंत्रालयों के देखे, इस देश के भीतर मीडिया को दिए जाने वाले पैसे को देखा, इस देश में सरकारी संस्थानों के जरिए अलग अलग जगहों पर सड़क किनारे हो या फिर सोशल मीडिया हो या टेलीविजन स्क्रीन हो, वहां पर चाहे जितने भी विज्ञापन रेंग रहे हों, उन सभी में एक तस्वीर आपको बार बार दिखाई देगी और वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यानी जिस शख्स को लेकर, उसकी छवि को लेकर, उसकी इमेज को लेकर इस तरीके से बीते 4.5 बरस में गढ़ा गया। हालांकि यह गढ़ने की परिस्थिति तो 2014 से ही शुरू हो गई। और याद कीजिए, उस दौर को याद कीजिएगा तो बकायदा रोक लगा दी गई थी कि कोई मुख्यमंत्री विज्ञापन नहीं देगा, देगा तो उसका चेहरा उस पर चस्पा नहीं होगा। किसी भी मंत्रालय के किसी भी मंत्री का चेहरा किसी भी विज्ञापन में नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चेहरा आएगा और वो चेहरा प्रधानमंत्री का होगा। यानी इमेज के जरिए, छवि के जरिए पहले दिन से यह सोच बरकरार रही कि इस देश के सामने कौन सी छवि प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। यह छवि बड़ी ही मानवीयतापूर्ण होनी चाहिए। इस छवि में कहीं भी करप्शन का कोई दाग होना नहीं चाहिए। यह छवि जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की लाभार्थी योजना को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी इस देश के भीतर में एक ऐसी छवि गढ़ दी गई जिस पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जो टैक्स पेयर का पैसा था, इस देश का पैसा था, लेकिन कुछ देर के लिए उसे आप भूल जाइए। आप यह सोचिए कि एक छवि को गढ़ के अगर इस देश की राजनीति को साधना और सत्ता में बरकरार खुद को रखना और यह सब करते हुए अपने ही पार्टी के भीतर से कद्दावर नेताओं को दरकिनार करना हो, मंत्रियों को कोई पूछे नहीं ऐसे हालात पैदा करने हो और अपने तरीके से तमाम स्वायत्त संस्थानों में भी नियुक्तियां करते करते परिस्थिति इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार भी अपने हाथ में ले लेना हो, एक ऐसी छवि गढ़ी गई। पहला सवाल, क्या वाकई इस शख्स की यानी देश के प्रधानमंत्री की छवि जहां भी बिगड़ेगी और जहां भी यह मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि जो गढ़ी है वो छवि पर आंच आ रही है, तो एक झटके में प्रधानमंत्री खुद को बदल लेंगे? क्या यह वही परिस्थिति है जिसमें देश की महिला पहलवानों ने जब सवाल उठाया तब तक आंच प्रधानमंत्री की छवि पर नहीं आई, जब तक संघर्ष बीजेपी के एक सांसद ब्रजभूषण को लेकर हो रहा था? आरोप जो भी लग रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री की छवि पर आंच नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही बात इस दिशा में बढ़ गई कि इस देश की सरकार इस देश की महिला पहलवानों की मांगों को लेकर आंख मूंद चुकी है, और तो और वह जिस समुदाय विशेष से आते हैं उस समुदाय विशेष की आवाज अगर पार्लियामेंट के भीतर वाइस प्रेसिडेंट ने खुद को कह के उठा दी, तो ऐसे में एक आम शख्स भी उसी समुदाय से आता होगा और वो आम शख्स नहीं है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय छवि और पदक प्राप्त करने वाले महिला पहलवान है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मैसेज गया, देश के भीतर भी मैसेज गया, उस समुदाय विशेष के भीतर भी मैसेज गया। यानी सामाजिक तौर पर भी सीधे उस छवि पर हमला जिस छवि को गढ़ करके बनाया गया। यह पहला सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एक क्षण के लिए आप ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री की छवि पर तब कोई आंच नहीं आती है जब लोकसभा के 100 सांसदों को सीढ़ी पर बैठा दिया जाता है और निलंबित कर दिया जाता है पार्लियामेंट के भीतर से। और इतना ही नहीं, कड़े निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि अब आप यहां के गलियारे में भी घूम नहीं पाएंगे। इसका क्या असर होगा जनता पर? और यह जमीनी मुद्दा तो है नहीं,
तो इस देश के भीतर में लोकतंत्र के खतरे के नारे हों या संविधान संकट में हो, यह एक परसेप्शन की चीज है। राजनीति साधनी है तो जमीन के साथ जुड़ना होगा, जमीनी मुद्दों के आसरे खड़ा होना होगा। और इसका पहला असर किसान आंदोलन के वक्त नजर आया था। याद कीजिए, किसान आंदोलन के वक्त जब तक आंदोलन किसानों के एमएसपी को लेकर या 3 कानूनों के मद्देनजर चल रहा था, तब तक प्रधानमंत्री खामोश रहे। लेकिन जब यह बात निकल कर आने लगी कि 750 किसान मर चुके हैं और दुनिया भर के मीडिया के भीतर प्रधानमंत्री किसी खलनायक की तर्ज पर अलग अलग लेखों में खड़े किए जा रहे थे, तो एक झटके में प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। हमें लगता है इस दौर में एक चीज और समझिए, राहुल गांधी जिन मुद्दों को जब उठा रहे थे, वह मुद्दे सीधे सीधे प्रधानमंत्री की छवि पर अटैक कर रहे थे। वह छवि बहुत साफ तौर पर थी कि प्रधानमंत्री अपने आप में बेदाग हैं, करप्शन का कोई चार्ज उन पर नहीं लगा है। लेकिन राहुल गांधी ने अडानी के मसले के जरिए जिन मुद्दों को और इस देश के भीतर की कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को उभारा और सीधे प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों का जिक्र किया, तो फिर जो भी पोस्टर पार्लियामेंट के भीतर दिखाया गया या जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार एक झटके में अंदर से हिल गई। उसे समझ नहीं आया कि अफरा तफरी में वो क्या करे, क्योंकि अटैक सीधा सीधा प्रधानमंत्री की उस छवि को लेकर था जिस छवि को बड़ी मेहनत से गढ़ा गया था, और हमला वहीं पर हो रहा था। और उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो ईडी भी सक्रिय हुई, राहुल गांधी को 5 दिनों तक हर दिन लगभग 10 घंटे पूछताछ भी करती रही। क्यों कर रही थी यह सब? और जिन आवाजों को उस दौर में राहुल गांधी मुद्दों के आसरे उठा रहे थे, वह यह नहीं कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, यह भी नहीं कह रहे थे कि मेरा सरकारी बंगला छीन लिया गया। वह साफ तौर पर अडानी का जिक्र कर रहे थे और अडानी के रिश्ते देश के प्रधानमंत्री से जोड़कर इकोनॉमिक ऑफेंस के आरोप लगा रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिडेनबर्ग रिपोर्ट का असर, विकसित देशों के बैंकों द्वारा अडानी की कंपनियों में निवेश को रोक दिया गया था। इस सिलसिले को समझिए तो इशू सामने थे, और इशू जब यानी मुद्दे जब सामने होंगे तो चाहे वो शेल कंपनियों के हो, चाहे आर्थिक तौर पर शेयर बाजार को डिगाना हो, चाहे इस देश के भीतर में सरकार को कौड़ियों के मोल सरकारी संपत्तियों को देना हो, ये तमाम परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि मुद्दे खास तौर से अगर प्रधानमंत्री से जुड़ जाएं तो एक झटके में प्रधानमंत्री की समूची राजनीति यू टर्न लेने को तैयार रहती है। वो इंतजार भी नहीं करते हैं। और जरा कल्पना कीजिए, इंतजार का हम जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन सुबह उठे और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में माफी मांग ली, जिस तरीके से चुनाव के बाद WFI का जो चुनाव हुआ, रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के 48 घंटे के बाद एक झटके में खेल मंत्रालय सक्रिय हो गया और उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधि को ही अयोग्य करार दे दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद स्थिति ब्रिजभूषण की इतनी बुरी बन गई, यानी जो बहस चली आ रही थी वो बहस ब्रिजभूषण से जैसे ही शिफ्ट होकर सरकार और सरकार की छवि पर आ गई, वैसे ही मोदी सरकार ने यू टर्न लेने में कोई कोताही बरती नहीं। शायद इसीलिए मुद्दा अगर प्रधानमंत्री के तक पहुंचता है तो उसके बाद राजनीति साधना प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हो जाता है। और इस नजरिए से अगर देखिए तो 3 बड़ी कमजोरी खुले तौर पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री की छवि सबसे ताकतवर नेता के तौर पर गढ़ी गई, प्रधानमंत्री की छवि आरएसएस से ऊपर करके गढ़ी गई। प्रधानमंत्री ने उन तमाम कद्दावर नेताओं को जो बीजेपी के भीतर थे या आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी एक नया पाठ यह कहकर पढ़ाया कि आपका राजधर्म जो है वो दरअसल सिर्फ मोदी सत्ता को बरकरार रखने का है। और शायद इस कतार को हाल के दिनों में भी आप परखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का बाहर जाना, उससे पहले संसदीय बोर्ड से गडकरी का बाहर जाना, वसुंधरा राजे को हाशिए पर ढकेल देना, ये तमाम परिस्थितियां जो हैं इस दिशा में जाती है कि एक व्यक्ति की छवि इससे बन रही है।
छवि तो तब बिगड़ती जब इनमें से कोई शख्स दो शब्द भी बोल पाता, कोई बोलने की स्थिति में नहीं। तो फिर छवि तो गढ़ दी गई, और उस गढ़ने की परिस्थिति में कभी कभी प्रचार के पैसे से ज्यादा निर्णय मायने रखते हैं, और प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय के जरिए भी अपनी छवि को गढ़ा। तो 150 सांसद पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएं, सरकार पर कोई असर ना हो, और एक साक्षी मलिक अपने जूतों को उठाकर टेबल पर रखकर संन्यास का ऐलान कर दे, एक पहलवान पद्मश्री लौटाने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय और घर की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, पुलिस बीच में रोक दे, वह वहीं फुटपाथ पर उस सम्मान को रखकर आ जाए, तो जाहिर है दुनिया भर में यह सवाल है, और देश के भीतर यह सवाल उस छवि को आहत करता है जिस छवि को गढ़ा गया, लाखों करोड़ खर्च करके गढ़ा गया। उस खर्च करने के बाद कई बड़े निर्णय ले लिए गए। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिस दौर में इंडिया गठबंधन अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि मुद्दों के आश्रय मात दी जा सकती है, राजनीति के आश्रय मात नहीं दी जा सकती है। लेकिन इंडिया अगर राजनीति में उलझा हुआ है, वो अभी भी इस मशक्कत में उलझा हुआ है कि किस नेता को कितने टिकट मिलने चाहिए, किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आनी चाहिए, कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटों पर 1 to 1 होगा। तो सवाल फिर अगला वही है, जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया और उसमें से किसी सांसद की ऐसी ताकत नहीं कि वह खड़े होकर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर सके और मुद्दों के आश्रय बतला सके कि इस देश के भीतर में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे डिरेल्ड हुई, पटरी से उतर गई, इन बातों का भी जिक्र करने की स्थिति में अगर वो ना आ पाए, तो फिर उसको टिकट मिल भी जाएगा तो वो जीतेगा कैसे। हम इस सवाल का इसलिए यहां पर जानबूझ के उठा रहे हैं क्योंकि अपने तौर पर बीजेपी जो मशक्कत कर रही है उसमें इंडिया अपनी राजनीति को अभी भी सिर्फ एक दूसरे से जोड़ने की स्थिति में ला रही है, वो जनता और समुदाय विशेष से जुड़ने की स्थिति में नहीं है। जबकि संकट कमोवेश समाज के भीतर हर समुदाय से है, उनकी अपनी न्यूनतम जरूरतों से है, उनकी न्यूनतम जरूरतों के साथ इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उस बेसिक तारतम्यता को लेकर है जिसको इस दौर में छवि गढ़ते गढ़ते धराशायी कर दिया गया। तो क्या यह माना जाए कि इंडिया को अभी यह समझ नहीं आई है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे नहीं हारते हैं लेकिन एक साक्षी मलिक या पुनिया से हार जाते हैं। इंडिया तमाम एकजुट हो जाए लेकिन हंसी ठहाका का ढोल बीजेपी वाले बजाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही जिक्र इस देश के किसानों का एक मुश्त होने लगता है तो फिर सरकार डामाडोल हो जाती है, उसे अपना निर्णय बदलना पड़ता है। क्या इंडिया इतना भी नहीं समझ पाया कि उसको अपने उन मुद्दों के आश्रय लोगों से जुड़ना होगा? सवाल नेता का नहीं है, सवाल उन कद्दावर नेताओं का भी नहीं है जिन्होंने पारंपरिक राजनीति करके एक लंबे वक्त तक सत्ता भोगी है और उसके बाद उनको कोई सीनियर कह दे, इससे कुछ भी नहीं होगा। यह तो माना जाएगा कि सभी देखिए एकजुट हो गए और उसके बाद बीजेपी ये मानकर चलती और उसके अपने आंकड़े जो अपने तौर पर वो अंदरूनी सर्वे कराती, और यूं ही बात का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर जो सर्वे होते हैं उसमें से जो मुद्दे निकल कर आते हैं वो कुछ जगह पर सीट बीजेपी पाएगी, इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। बीजेपी ने अपने तौर पर 30 से ज्यादा सीट कहां कहां से मिल सकती है इसको भी चिन्हित किया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर मौजूदा राजनीतिक हालात में जिसमें अखिलेश यादव एक तरफ खड़े हैं, मायावती खामोश खड़ी है, कांग्रेस गठबंधन के तारतम्य में लगातार मशक्कत कर रही है जबकि उसका परसेंट ऑफ वोट बहुत कम है। उसका मानना है कि वो 62 सीट से 72 सीट तक पहुंच जाएगी इस बार। जिस स्थिति में इंडिया की राजनीति हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की इमेज बड़ी हो रही है, और इस बड़ी होती इमेज में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में अयोध्या होगा, राम मंदिर होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो चली होगी, तो उसके बाद तो फिर कम से कम 10 सीटों का इजाफा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हो जाएगा, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति को साधने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को सक्रिय कर रही है।
वो जनता के मुद्दे और जनता के मुद्दों के साथ खुद को जोड़ पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। 10 सीट उत्तर प्रदेश के हैं तो पश्चिम बंगाल में भी उसे लगता है वो 18 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार 2 सीट और ज्यादा जीत सकती है। उसे लगता है असम में 11 सीट जीती थी, वहां भी वो लगभग 2 सीट और जीत सकती है। पिछली बार 9 जीते थे, इस बार 11 जीत जाएंगे। उसे लगता है महाराष्ट्र में उसने 23 सीट जीती थी, वह 4 सीट और बढ़कर 27 सीट वह जीत सकती है। उसे लगता है आंध्र प्रदेश में उसका खाता खुल जाएगा, क्योंकि वहां पर वह वाईएसआर के साथ राजनीतिक तौर पर खड़ी होगी और उसे जो 5 सीटें मिलेंगी उसमें 2 सीट पर तो जीत तय है। इतना ही नहीं, बिहार जैसी जगह में जहां राजनीतिक गठजोड़ बड़ा ही जातीय तौर पर है, वहां भी वो मानकर चल रही है कि राजनीतिक तौर पर नीतीश जब उसके साथ थे तो नीतीश एक कंट्रास्ट के तौर पर साथ थे और वोटों का आदान प्रदान, नीतीश के वोट और बीजेपी के वोट एक दूसरे को मदद कर रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी और नीतीश के वोट एक सरीखे हैं और एक साथ अगर कांग्रेस भी इनके खड़ी होगी तो बहुत साफ तौर पर मैसेज कांग्रेस का नहीं रहेगा, मैसेज राहुल का नहीं रहेगा, मैसेज नीतीश का नहीं रहेगा, मैसेज तेजस्वी यादव का रहेगा, मैसेज लालू यादव का रहेगा। इसीलिए इस दौर में जो दागदार करने की परिस्थिति है वह बहुत तेजी से बढ़ाई गई है। तेजस्वी को 5 तारीख को बुलाया गया है, ईडी ने सम्मन दिया है। लालू यादव को लेकर वो लगातार किताब पुरानी खोलना चाहती है। इसीलिए उसे लगता है कि जब आमने सामने की परिस्थिति होगी तो जो वहां पर 40 सीटें हैं उसमें से 25 सीट जीत सकते हैं। तमिलनाडु तक में वो सोच रही है कि अब दक्षिण का काशी कह दिया है तो जीत तो वहां भी मिल जाएगी। तो राजनीतिक तौर की परिस्थितियों में क्या इंडिया अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि कहां पर किस मुद्दे को छूना है और किन मुद्दों से सीधे सीधे सत्ता को आंच पहुंचती है। उस आंच का असर सीधे सीधे एकमात्र छवि को होता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी एक ऐसे कालखंड को जी रही है जिसमें राजनीति का ओर छोर सिर्फ एक ही व्यक्ति की छवि पर टिका हुआ है। उस व्यक्ति की छवि के आश्रय बीजेपी, आरएसएस और डबल इंजन का कहना हो या सिंगल तौर पे अपनी गवर्नेंस का जिक्र बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हो, सब कुछ मिला के सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में वसुंधरा बीजेपी को राजस्थान में लाभ पहुंचा देगी, बिल्कुल नहीं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी को लाभ पहुंचा देंगे, बिल्कुल नहीं। येदियुरप्पा कर्नाटक के भीतर सक्रिय हो जाएंगे इस उम्र में और लाभ पहुंचा देंगे, बिल्कुल नहीं। यह पूरा खेल खुद एक छवि के इर्द गिर्द बीजेपी को करना है। स्वयंसेवकों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तर्ज पे प्रचार में अपने आप को झोंक देना है। और नई परिस्थिति में तो यह भी है कि जब सरकारी कर्मचारियों तक को झोंका गया, सैनिकों तक को इस देश के भीतर की लाभार्थी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लगा दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ये सारे लोग मिलकर, यानी प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों तक को प्रचारक के तौर पर इस दौर में 2024 के चुनाव में झोंका जा चुका है। लेकिन सबके केंद्र में कौन है? ना तो आरएसएस की विचारधारा है, ना बीजेपी के अलग अलग कद्दावर नेताओं की कोई छवि या उनका कोई कार्य हो जिसके जरिए बात को आगे कहा जा सके। गडकरी का जिक्र कहीं कहीं होता है कि देखिए इन्होंने सड़कें इस रूप में की और लगातार एथेनॉल पे काम कर रहे हैं। इससे हटकर आपको कोई मंत्री मिलेगा नहीं जिसके नाम को लेकर आप कहें कि उसके प्रदेश में वोटों को अपने साथ कर लिया जाए, नहीं मिलेगा। और एक ही व्यक्ति अगर इस दौर में पूरे तरीके से उस राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है तो एक सवाल सबसे बड़ा है। चार कदम जो चलने हैं इंडिया के, उससे पहले सबसे बड़ा कदम उस प्रधानमंत्री की उस छवि को लेकर है जो छवि हर हाल में उन तमाम मुद्दों पर खड़ी है जिन मुद्दों का असर बहुत अच्छा जनता के बीच नहीं है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की छवि उन्हीं मुद्दों को लेकर गढ़ी गई कि देखिए 5 किलो अनाज यह देते हैं, पहले कोई नहीं देता था, पहले इतनी गरीबी थी क्या? इन बातों का जिक्र किया जा सकता है। इस दौर में भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से पकड़ रही है और आने वाले वक्त में हम
जिस इकोनॉमी का जिक्र प्रधानमंत्री कहते हैं हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, उसके पीछे का सच जो है क्या उस जनता को बता पाने की स्थिति में कोई आएगा? राहुल गांधी ने प्रयास किया, लेकिन एक झटके में वह क्यों पटरी को छोड़कर पहुंच गए जाति जनगणना को लेकर? यह किसी के भी जहन के बाहर की चीज है। यह परिस्थिति कहां से आकर खड़ी हो गई? दूसरा मंत्र यही है कि इस देश की जो हकीकत है, उस हकीकत पे रेड कारपेट डाल के जो प्रधानमंत्री ने खुद को गढ़ा तमाम मंत्रालयों के बजट के जरिए, और इस देश की तमाम पूंजी को लगाकर इस देश के मीडिया को भी अपने अनुकूल कर लिया, उस पॉइंट या उस नब्ज को बताने की स्थिति में कौन आएगा? और इसका सीधा सीधा असर जनता पर कैसे होता है, उससे खुद को जोड़ पाने की स्थिति में इंडिया कैसे आएगा? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ही 4 नामों का जिक्र किया और कहा यही 4 जातियां मैं जानता हूं। और संयोग ऐसा है, तीसरा मंत्र इन 4 जातियों से ही निकलता है। इन चारों जातियों का संकट मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में पुरानी तमाम सरकारों से कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है। यानी पुराने दौर की सरकारों में जो मुश्किल हालात थे, उससे ज्यादा विभत्स हो चले हैं। कैसे? प्रधानमंत्री के लिए जाति, सबसे बड़ी जाति गरीब है। इस देश के भीतर गरीबों की स्थिति क्या है और उनको किस तरीके से लाभार्थी योजना से जोड़कर उनकी अपनी जिंदगी को सरकार ने अपने वोट बैंक के साथ सम्मिलित कर लिया, और वह आने वाले वक्त में किस तरीके से खुद को विकसित कर पाएं, बढ़ा पाएं, अपने पैरों पर खड़े हो पाएं, अपने परिवार को खड़ा कर पाएं, इस तरफ से शटर गिरा हुआ है। गरीबों की परिस्थिति इस देश के भीतर में क्या हो चली है, इसको लेकर भी अगर इंडिया ना जुड़ पाए इस देश के गरीबों से, तो इससे बुरी राजनीति कुछ हो नहीं सकती है। दूसरी स्थिति, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को लेकर जो अपराध की प्रक्रिया है, जो महिला आरक्षण का शिगुफा रहा, इस दौर में जो महिलाओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाने की स्थिति रही हो, या अलग अलग समुदाय विशेष से लेकर और खास तौर से महिला पहलवानों तक पर सरकार ने जो आंखें मूंदी, उसको भी मुद्दा बना पाने की स्थिति में इंडिया नहीं आ पाया। तीसरी जाति किसानों की है। किसानों को किसान सम्मान निधि के आश्रय यानी 6,000 रुपए साल के देकर यह मान लेना कि वही हमारे वोट बैंक हो गए, इस दिशा में किसानों की हकीकत, उनकी जिंदगी से जुड़े सवाल और उनके अपने जो उत्पादन करने में जो खर्च होता है, उसमें आई महंगाई तक को इंडिया सवाल के तौर पर नहीं उठा पाया। सवाल चौथे तौर पर युवाओं का है, जिसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के मुश्किल हालातों में भी प्रधानमंत्री की चौथी जाति युवाओं के इर्द गिर्द घुमड़ती है। यह कमाल की परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में जो समुदाय संकट में, वही प्रधानमंत्री की छवि को गढ़ेगा, या प्रधानमंत्री ने उन्हीं के आश्रय अपनी छवि को गढ़ने की शुरुआत कर ली। तो क्या इंडिया भटक चुका है? क्या इंडिया अपने आप की राजनीति में उलझ चुका है? सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में अगर राजनीतिक दल इस तरीके से खोखलेपन और हवा में घूम रहे हैं, तो वो जमीन पर अगर नहीं उतरेंगे, तो इस देश के भीतर में जनता ही अलग अलग मुद्दों के आश्रय सरकार को डिगाएगी, हिलाएगी। और ये मैसेज किसान और पहलवानों के जरिए निकल कर तो आ गया, जिसने बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि इस छवि को गढ़ते वक्त बीजेपी को अंदरूनी तौर पर कितना कमजोर किया जा चुका है, आरएसएस का महत्व कैसे खत्म हो चुका है। इस देश में स्वदेशी का पाठ कोई मायने रखता नहीं है। इस देश में पश्चिमी पूंजी हर हाल में चाहिए और उसके जरिए अपनी छवि को इस देश के सांस्कृतिक माहौल और मानवीय पहलुओं से जोड़कर खुद को बड़ा करना है। और जो हालात देश के भीतर हैं, इसमें कोई भी सीधा हमला उस छवि को लेकर कर सकता है। सिर्फ समझ और हिम्मत चाहिए। पहलवानों के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था उसके बाद, और जो था उसको भी उन्होंने ताक पर रख दिया। सरकार डगमगा गई। किसानों के पास भी कुछ नहीं था, जो था अपने आप को मौत की आहुति में देते देते ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई जहां पर सरकार को झुकना पड़ गया। और
ऐसी किताबों के तमाम पन्ने इस देश में भरे पड़े हैं। सवाल अगर 2024 के चुनाव का है तो इंडिया को यह पाठ पढ़ना होगा, बनिस्पत कमिटियां बनाकर और सीट के तालमेल कर कर यह ऐलान मीडिया के लिए है, उस मीडिया के लिए जो मीडिया इनका ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।